टाइटल है सॉइल। सॉइल के बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे तो अगर आप मेरे को रेगुलर चीजें जानने को मिलेंगी जो कि आपको एनसीईआरटी से ही जानने को मिल सकती हैं और बहुत ही बेसिक लेवल पे है ये, तो इसको हम देखते हैं फ्रेंड्स। शुरू करने से पहले इतना बता दूं कि एनसीईआरटी की इन बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। बहुत अच्छी किताब है, बहुत पैसा देके सरकार ने बनवाई है, इनको पढ़िए। साथ साथ फ्रेंड्स आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो इस यूट्यूब इस वीडियो को अपने एल्गोरिथम से प्रमोट करेगा, मुझे थोड़े व्यूज। अब देखिए, सॉइल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? अगर आप ऐसे सॉइल को देखोगे तो ये तो बस एक मिट्टी है, बट इस मिट्टी में पैदा होते हैं हमारे प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो पानी चाहिए पैदा होने के लिए, वो उसको इसी मिट्टी से मिलता है। और वो प्लांट्स ही सोर्स है हमारी एनर्जी का। उन प्लांट्स को दूसरे जानवर खाते हैं, उन जानवर को बड़े जानवर खाते हैं, इन प्लांट्स को डायरेक्टली हम भी खाते हैं, जैसे कि आलू हो गया, प्याज हो गया, फूल गोभी हो गया, पालक हो गया, ये सब उनको प्लांट से मिल रहे हैं। प्लस प्लांट्स को बाकी चीजें खाते हैं, जैसे बकरी प्लांट को खाती है, बकरी को हम खाते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना बात को कि ये प्लांट सोर्स है एनर्जी का। वैसे तो अल्टीमेट सोर्स सन है, पहले बता चुका हूं, बट खाने की टर्म्स में देखा जाए तो प्लांट सोर्स है। प्लांट के पास वाटर न्यूट्रिएंट्स कहां से आ रहे हैं? तो भाई सॉइल से आ रहे हैं। तो सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल के बिना एग्रीकल्चर हो नहीं सकता। फिर एग्रीकल्चर से हमको क्या मिलता है? हमें एग्रीकल्चर से खाना मिलेगा, हमें एग्रीकल्चर से शेल्टर मिलेगी, क्लॉथिंग मिलेगी। अब ये बताइए एग्रीकल्चर से क्लॉथिंग और शेल्टर कैसे मिलेगा? ये सवाल मैंने आपको बोल दिया, ठीक है, खुद ढूंढिए। अब देखिए, सॉइल हमारी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा है। जब कभी भी रेन आती तो रेन के बाद एक बड़ी ताजी सी फ्रेग्रेंस आ जाती है, तो वो कह सकते हैं कि वो सॉइल की खुशबू होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बच्चे सॉइल से खेल रहे हैं। अब देखिए, एक दिन रेनी सीजन के दौरान, बारिश के सीजन के दौरान, पहेली और बूझों को सॉइल के बाहर एक अर्थवॉर्म आता दिखा। जब उन्होंने अर्थवॉर्म को देखा तो पहेली की बूझों के दिमाग में आया कि क्या भाई इस तरीके के और भी जानवर हैं क्या हमारे सॉइल में? सॉइल में क्या एनिमल्स भी हैं, क्या छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हैं? ये चीज उनके दिमाग में आई। तो अब हम एक एक्टिविटी को करके जानने की कोशिश करेंगे कि सॉइल कितने तरीके के होते हैं। तो अलग अलग जगहों से आप कुछ सॉइल सैंपल्स को कलेक्ट करिए और उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। उनको ऑब्जर्व किससे करिए? एक हैंड लेंस लीजिए, तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू आप इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। हर सैंपल को ठीक से आप एग्जामिन करिए और अपने ऑब्जर्वेशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, ठीक है। फिर जो आपके दोस्तों ने सॉइल के सैंपल्स इकट्ठे किए अपने घर के पास से और आपने जो सॉइल के सैंपल्स इकट्ठे किए अपने घर के पास से, उनको कंपेयर कीजिए, ठीक है। और उसको कंपेयर करने के बाद आप यहाँ पे एक लिस्ट बनाइए। तो जब से मान लीजिए कि आपने अलग अलग अपने घर के पास से जो सॉइल उठाया उसको तो कंपेयर किया ही, फिर आपके घर के पास कोई गार्डन है या आपके स्कूल में कोई गार्डन है बाहर की तरफ, तो वहां पे जो गार्डन में प्लांट्स मिलते हैं उनका यहाँ पे एक लिस्ट बनाइए। गार्डन के सॉइल में जो एनिमल्स मिलते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। कुछ और अलग चीज मिले तो वो बनाइए। फिर रोड साइड के बगल में जो सॉइल है उसका बनाइए। ऑब्वियसली बात है, गार्डन में जो सॉइल है और रोड साइड के बगल में जो सॉइल है, गार्डन के सॉइल की डाइवर्सिटी प्लांट और एनिमल्स के कंपैरिजन में आपको ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू वो सॉइल जो कि रोड साइड के बगल में मिल रहा है। फिर एक ऐसा सॉइल जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पे नोट डाउन करिए। तो आप देखोगे कि गार्डन के सॉइल में जो प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी मिल रही है वो कहीं ज्यादा है उस सॉइल से जो कि रोड साइड से आपने उठाया है या फिर एक ऐसी जगह से उठाया है जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ऑब्वियसली बात है, जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है फ्रेंड्स, वहां पे तो उल्टी सीधी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि वो इलाका तो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे आउटपुट पॉल्यूटेंट्स उस सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। समय समय पे चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर देखिए, पहेली एक चीज को सोच के वंडर कर रही है कि उसको कुछ पीसेस ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स या पॉलिथीन बैग उस सॉइल सैंपल में क्यों बुने जो कि उसने रोड साइड से उठाए या गार्डन से उठाए। देखिए, रोड साइड में क्या होता है कि लोग कार से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, तो कार का शीशा खोला और कोई चीज खाई थी उसको बाहर फेंक दी। अब कुछ जाहिल या फिर अनपढ़ किस्म के लोग ऐसा काम करते हैं, गलत बात है। मैं जाहिल अनपढ़ इसलिए कह रहा हूं ताकि आप ऐसा काम मत करिए अगर आप करते हैं तो वो जो चीजें बाहर फेंकते हैं वो प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने केएफसी से एक बर्गर लिया और उस केएफसी के बर्गर को खाया और उसकी बाहर की पॉलिथीन को आपने कार खोला बाहर फेंक दिया। फिर उस प्लास्टिक का बैग जिसके अंदर आपने भर के दिया था वो केएफसी का बर्गर, उसको बाहर फेंक दिया। आज तो कल तो जो केएफसी में भी बैग्स यूज होने लगे हैं वो रिसाइक्लेबल है। पर मान लीजिए ऐसा कोई बैग है जो कि पॉलिथीन है और वो पॉलिथीन आपकी इनऑर्गेनिक है, वो ब्रेक डाउन नहीं हो रही सॉइल में, तो वो एक्चुअली में पॉल्यूशन कॉज करेगी सॉइल का। तो जो प्लास्टिक्स होते हैं, जो पॉलिथीन बैग होते हैं,
वो सॉइल में घुल मिल जाते हैं और बहुत लंबे समय तक, सालों तक सॉइल में रहते हैं। और जब वो सॉइल में रहते हैं तो सॉइल के इकोसिस्टम को बिगाड़ देते हैं, वो सॉइल के रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स गलती से सॉइल में उन पार्टिकल्स को खा लेते हैं, उन प्लास्टिक पार्टिकल्स को, उन पॉलिथीन बैग के पार्टिकल्स को खा लेते हैं। ये पॉलिथीन बैग और प्लास्टिक्स टूट के माइक्रो प्लास्टिक्स में बदल जाती हैं। ये माइक्रो प्लास्टिक्स ऑर्गेनिजम्स में चले जाते हैं जो सॉइल में है। जब ये माइक्रो प्लास्टिक्स पानी में पहुंचेंगे तो वहां के फिशेज इनको खा लेंगी, तो ये पॉल्यूशन करते हैं। ओवरऑल आप देखा जाए तो ये सॉइल के इकोसिस्टम को खराब करते हैं। फिर और बहुत सी चीजें हैं जो सॉइल के इकोसिस्टम को खराब करती हैं, जैसे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स अगर आपने जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रखे हैं सॉइल में तो वो सॉइल की क्वालिटी खराब करेंगी। कोई वेस्ट प्रोडक्ट अगर आपने ठीक से डिस्चार्ज नहीं किया है, कहीं पे भी फेंक दिया है, तो वो सॉइल की क्वालिटी को खराब करेगा। तो इस तरीके की चीजें खराब करती हैं सॉइल की क्वालिटी। इसीलिए कहा जाता है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स और केमिकल्स जिनको आप रिलीज कर रहे हो कहीं पे भी यूज करने के बाद उनको प्रॉपर्ली ट्रीट करिए सॉइल में खोलने से, सॉइल में डिस्चार्ज करने से पहले। और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को मिनिमाइज करना चाहिए। इसीलिए आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला ऑर्गेनिक स्टेट इंडिया में कौन सा है, क्या सिक्किम में, जाके पता करिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का प्रोड्यूस क्यों होता है, मतलब क्यों नहीं किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानेंगे। तो ये एक तरीके की मैं आपको एक्सरसाइज कर रहा हूं आपके नॉलेज एनहांसमेंट के लिए। तब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रोड साइड पे और गार्डन पे ये गंदगी आपको क्यों पड़ी हुई मिली है, क्योंकि जो लोग पॉल्यूशन करते हैं वो वहीं पे पड़ा रहता है और वो धीरे धीरे सॉइल में मिक्स हो जाता है, तो ये गंदगी आपको सॉइल में मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल की बात करेंगे, उससे पहले बूझो यहाँ कुछ कह रहा है। आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ सॉइल इन हाट बाजार। जब भी कभी आप गांव के बाजार में जाएंगे या किसी सबर्बन एरिया के बाजार में जाएंगे, तो शहरों में तो ये चीज कम मिलती है, शहरों में भी कभी विलेज साइड जाइए तो वहां पे आप देखोगे फ्रेंड्स कि बहुत सारे ऐसे पॉट्स और टॉयज बिक रहे होंगे जो कि सॉइल के बने हुए हैं। अब जब मिट्टी के बने हुए हैं तो एक स्पेशल तरीके की मिट्टी के बने हुए होंगे। कौन सी मिट्टी के बने हुए होंगे, तो इसके लिए आपको मिट्टी के टाइप्स देखने पड़ेंगे, और मिट्टी के टाइप्स को देखने से पहले आपको मिट्टी की प्रोफाइल देखनी पड़ेगी। जो सॉइल होता है वो अलग अलग डिस्टिंक्ट लेयर से मिलकर बनता है, और वो लेयर्स को हमें यहाँ समझना है। एक्टिविटी 9.2 है। तो आप एक काम करिए, थोड़ा सा सॉइल लीजिए, उस सॉइल को, जो उसके सॉइल के क्लम्स हैं, उस क्लम्स को आप अपने हैंड से तोड़ के पाउडर करने की कोशिश कीजिए। बस ध्यान दीजिए सॉइल में कोई ऑर्गेनिजम्स ना हो जो आपको काट ले, कोई इंसेक्ट ना हो, तो उसको आप ब्रेक करिए पाउडर में। अब एक ग्लास टम्बलर लीजिए और उस ग्लास टम्बलर को आप लगभग 3/4 ऑफ द पानी से भरिए, और वो याद रखिए कि वो ग्लास टम्बलर आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके बाहर आपको दिखे। और जब आपने 3/4 पानी से उसको ग्लास टम्बलर को भर दिया तो उसमें आप हैंडफुल ऑफ सॉइल डाल दीजिए। उस सॉइल को ठीक से उस पानी में मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद कुछ समय के लिए उस सॉइल को अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, कम से कम 10-15 मिनट के लिए। और 10-15 मिनट के बाद आपको कुछ इस तरीके का नजारा नजर आएगा। कभी कभी हो सकता है ज्यादा समय भी लग जाएगा। नीचे की तरफ पे ग्रेवल जमा है, जो सबसे भारी आर्टिकल है वो नीचे की तरफ आ जाएगा ग्रेवल, उससे ऊपर मिट्टी जमा हो जाएगी, मिट्टी से ऊपर क्ले जमा हो जाएगा, क्ले से ऊपर जो पानी होगा वो पानी डिपॉजिटेड होगा, नीचे भी पानी होगा बट ऊपर पानी आएगा। पानी के नीचे ये सब चीजें आपको 3 लेयर्स में जमा दिखेंगी, और ऊपर की तरफ ह्यूमस तैर रहा होगा। ह्यूमस मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर टूटी हुई पत्तियां भी हो सकती हैं, ड्राई लीव्स भी हो सकती हैं, मरे हुए जानवर के रिमेन्स भी हो सकती हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो रिमेन्स बचे हुए होते हैं। तो सबसे नीचे ग्रेवल, उसके ऊपर मिट्टी सैंड, फिर क्ले, फिर वाटर, फिर ह्यूमस। ह्यूमस इज डेड ऑर्गेनिक मैटर, और ये ह्यूमस प्लांट की फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग सारी रेयर्स मिल रही है ग्लास टम्बलर की। इस डायग्राम को आप बाय हार्ट रट लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्स में बनाने के लिए काम आएगा। ये जो डेड रॉटिंग लीव्स और जो डेड रिमेन्स है एनिमल्स के, जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, इस रॉटिंग डेड मैटर को क्या कहा जाता है, इस रॉटिंग डेड मैटर को कहा जाता है ह्यूमस, एंड दिस ह्यूमस इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द सॉइल। अब देखिए फ्रेंड्स, सॉइल बनता कैसे है। जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स अगर टूट जाए विंड के एक्शन में, हवा के एक्शन से, पानी के एक्शन से, या क्लाइमेट के एक्शन से, तो क्या बनता है, तो बनता है सॉइल। तो पानी, हवा और क्लाइमेट के एक्शन से रॉक्स का टूटना, इस प्रोसेस को आप बोलते हो वेदरिंग। तो बेसिकली दिस इज वेदरिंग। अब
आप देखिए एक सॉइल का नेचर कैसा होगा ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर ये है कि भाई वो सॉइल कौन सी रॉक से बना है। अब रॉक्स कितने अलग अलग तरीके की होती है, तो फ्रेंड्स इग्नियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। रॉक्स क्लासिफिकेशन मैंने आपको अलग से अपनी ज्योग्राफी की वीडियोस में बताया है, मेरे चैनल की ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके आप रॉक्स के बारे में जान सकते हैं अगर आपको जान। सी रॉक की वेदरिंग से सॉइल बनाए, एक तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सॉइल का नेचर क्या है, दूसरा उस सॉइल में किस तरीके का वेजिटेशन ग्रो करता है इस बात पे डिपेंड करेगा कि सॉइल कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सॉइल में लेग्यूमिनस प्लांट्स को उगा रहे हो, और लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात मैंने पहले की है, लेग्यूमिनस प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो यूजेबल फॉर्म में ले आएंगे, यूजेबल नाइट्रोजन के फॉर्म में ले आएंगे मिट्टी में, ठीक है। तो अगर लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं तो उस सॉइल में नाइट्रोजन सफिशिएंट क्वांटिटी में होगा। अगर आपने उन सॉइल में लेग्यूमिनस प्लांट्स को उगाया, अगर आपने नहीं उगाया है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स आप लगातार उगाए चले जा रहे हो कुछ सालों से, तो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होगा। समझ गया बातों को? तो एक जगह का सॉइल कैसा है ये इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वर्टिकल सेक्शन जो अलग अलग सॉइल प्रोफाइल का है वो सॉइल की रियल प्रोफाइलिंग में हमको मदद करेगा। जो सॉइल्स की अलग अलग लेयर्स होती हैं उनके टेक्सचर्स अलग अलग होते हैं, उनकी डेप्थ्स अलग अलग होती है, उनके केमिकल कंपोजिशंस अलग अलग होते हैं, इसीलिए इन लेयर्स को हॉरिजॉन कहा जाता है। यहाँ पे आपको ये लेयर्स नजर आ रही हैं। सबसे ऊपर ए हॉरिजॉन, उसके नीचे बी हॉरिजॉन, उसके नीचे सी हॉरिजॉन, और उसके नीचे आता है बेड रॉक। अब इन हॉरिजॉन्स में हम लोग कुछ फर्दर सब क्लासिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा जो कि यहाँ नहीं दे रखा है, बट फिलहाल के लिए एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको तो देख लेते हैं। अब यहाँ क्या है कि हमें जो लेयर दिखती है सॉइल की वो टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल है, उसके नीचे की लेयर नहीं है, ठीक है। अगर आपको इन नीचे की लेयर्स को देखना है तो या तो कहीं पे कुएं की खुदाई हो रही हो, तो जहां पे कुएं की खुदाई हो वहां देखिए जाके, या फिर कहीं पे एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जा रहा हो सॉइल के अंदर, एक लैंडफिल के लिए गड्ढा खोदा जा रहा हो, सैनिटरी लैंडफिल के लिए या डंप बनाने के लिए किसी इस चीज के लिए गड्ढा खोदा जा रहा हो वहां देखिए, या मान लीजिए कहीं पे रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो वहां पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे बिल्डिंग की अगर आप कह सकते हैं ना कि नींव पड़ रही हो वहां पे देखिए। तो इन जगहों पे आपको सॉइल के टेक्सचर की ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन और बेडरॉक दिख जाएंगे, ठीक है। अभी आपको कहां मिलेंगे ये मैंने आपको बता दिया। जो इसका अपर मोस्ट हॉरिजन है, अपर मोस्ट हॉरिजन कौन सी बात कर रहा हूं मैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ए हॉरिजन की बात कर रहा हूं। तो ये जो अपर मोस्ट हॉरिजन है ये जनरली डार्क होता है, काला होता है कलर में, क्योंकि इसमें ह्यूमस और मिनरल्स मिलते हैं। ह्यूमस मैंने आपको बताया क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, और मिनरल्स मिलते हैं बहुत सारे। तो ये जो हमस होता है, अब ये समस को उस खाने वाले हमस से कंफ्यूज मत करिएगा जो खाने में यूज होता है। तो ये जो हमस होता है ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है और बढ़ते हुए प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और ये जो लेयर होती है ना सॉइल की, ए होराइजन, ये सॉफ्ट होती है, पोरस होती है और पानी को ज्यादा रिटेन कर सकती है। पोरस मतलब कि उसके ग्रैन्युल्स के बीच में छेद होंगे जहां से हवा अंदर घुस सकती है। इसको एक्चुअली में आप टॉप सॉइल बोलते हो, ए होराइजन, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो ए होराइजन तक लिमिटेड होती है, ठीक है। फिर ये जो आपका ए होराइजन है ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शेल्टर देगा, जैसे वॉर्म्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, आपके रैट्स वगैरह हो गए, मोल्स हो गए, बीटल्स हो गए, ये सब आपको इस लेयर में मिलेंगे। जो छोटे छोटे प्लांट्स की रूट्स होती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया वो एंटायरली इस ए होराइजन में ही मिलेंगे आपको। और याद रखिएगा ए होराइजन के भी ऊपर वाला पार्ट होता है आपका हमस या ऑर्गेनिक, जिसको आप ओ होराइजन भी बोलते हो, वो यहाँ लिखा नहीं है। तो ए होराइजन का भी जो टॉप पार्ट है ना उसको आप बोलोगे ओ होराइजन। इस ओ होराइजन में आपको सरफेस लिटर मिलेगा, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, जिसको आप ह्यूमस बोलते हैं, जिसको आप ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। तो बेसिकली दिस ह्यूमस इज फाउंड इन द टॉप कॉरिडोर्स ऑफ दिस ए होराइजन। फिर जो अगली लेयर आएगी ए होराइजन के नीचे, उसके अंदर ह्यूमस कम होगा, मिनरल्स ज्यादा होंगे, इसको आप बोलते हो बी होराइजन। और ये जो लेयर है ये थोड़ी सी हार्ड होती है ए होराइजन से और थोड़ी कॉम्पैक्ट होती है। मतलब ए होराइजन की जो लेयर है वो थोड़ी सी फैली हुई होगी, तो उसमें जो एरेशन का स्कोप है यानी सॉइल के अंदर हवा के घुसने का स्कोप है वो थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन ये जो बी होराइजन वाली जो लेयर है ये कॉम्पैक्ट होगी, इसके अंदर हवा के घुसने का जो स्कोप है वो कम होगा। इस बी होराइजन में ह्यूमस कम है, मिनरल्स ज्यादा, ठीक है।
तीसरे पे आते हैं, तीसरा है सी होराइजन। अच्छा, जैसे जैसे आप ए बी सी होराइजन को देख रहे हैं, आप देखिए फ्रेंड्स, ए होराइजन में आपको बड़े बड़े पीसेस नजर नहीं आ रहे, बी होराइजन में आपको थोड़े बहुत बड़े पीसेस नजर आए, कॉम्पैक्शन हल्का फुल्का इसमें नीचे होने लगता है। सी होराइजन में और आपको बड़े बड़े रॉक्स नजर आएंगे, और बी में तो आपको, और नीचे के बेड रॉक में तो आपको पूरा का पूरा रॉक ही नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं सी होराइजन की। जो सी होराइजन है, ये थर्ड लेयर है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स, छोटे छोटे लम्प्स ऑफ रॉक्स से बनी हुई है, जिसमें रॉक्स मिलते हैं। उन रॉक्स में काफी सारे क्रैक्स होते हैं, काफी सारे क्रेवाइसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर रॉक्स मिलेंगी, लेकिन वो रॉक्स काफी टूटी फूटी होंगी, उनमें बहुत सारे क्रेवाइसेस होंगे। और इसके नीचे होता है बेड रॉक, जो कि बहुत हार्ड होता है। उसको आप एक कुल्हाड़ी या फावड़े से ही खोद सकते हो। ई सी और नीचे की तरफ बेड रॉक, बेड रॉक को आप कभी कभी आर वाला लेयर भी बोलते हो, आर होराइजन भी बोलते हो आप इस बेड रॉक को, बट फिलहाल के लिए बेड रॉक याद रखिए। अब देखिए, ए और बी के बीच में एक आपकी लेयर आती है, जिसको आप बोलते हो ई होराइजन। ए और बी के बीच में कभी कभी एक लेयर आती है, जिसको आप बोलते हो ई होराइजन। इस ई होराइजन को आप क्या बोला जाता है? एल्यूविएटेड होराइजन। अब भाई, इसको एल्यूविएटेड होराइजन क्यों कहा जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बाकी सारी चीजें बताई हैं। एक चीज होती है कि जो ए होराइजन होता है, जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, इस लेयर में आपको आयरन ज्यादा नहीं मिलेगा, क्ले ज्यादा नहीं मिलेगा, एल्यूमिनियम ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो आपका बी होराइजन है, इस बी होराइजन में आपको आयरन, क्ले, एल्यूमिनियम मिलेगा। तो देखिए, आयरन, क्ले और एल्यूमिनियम, आयरन, क्ले और एल्यूमिनियम आपको ए होराइजन में ज्यादा नहीं मिलेगा, बी होराइजन में ज्यादा मिलेगा, यानी सॉइल की डेप्थ्स पे जाके आपको ये मिलते हैं। अब होता यह है कि देखिए, टॉप के ए होराइजन में थोड़ा बहुत आयरन, क्ले, एल्यूमिनियम मिलता है। अगर जरूरत से ज्यादा लीचिंग हो जाए, और लीचिंग में क्या होगा कि पानी कुछ एलिमेंट्स को, कुछ मिनरल्स को अपने साथ घोल के और डेप्थ में ले जाएगा, तो ये लीचिंग होती है। तो अगर ए होराइजन में जरूरत से ज्यादा लीचिंग हो जाती है, अगर ए होराइजन में जरूरत से ज्यादा लीचिंग हो जाती है, तो वो आयरन को, क्ले को और एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स को लीच करके बहुत नीचे ले जाएगा। तो ए होराइजन और बी होराइजन के बाउंड्री पे एक छोटा सा हिस्सा होगा, जहां पे जो नॉर्मल लेवल होता है इस आयरन, क्ले और एल्यूमिनियम का, उस नॉर्मल से कम हो जाएगा वो लेवल। तो इस लेवल को बोला जाएगा, इस लेयर को बोला जाएगा एल्यूविएटेड लेयर, या फिर एल्यूविएटेड होराइजन, इसलिए इसको ई होराइजन बोला जाता है। बट फिलहाल के लिए, अभी की क्लास के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो आप ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन और बेडरॉक वाला फिगर ही रट लीजिए, बाकी आप मत जोड़िए। बाकी मैंने आपको पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से बताया है, समझाने के पर्सपेक्टिव से बताया, ताकि चीजें आपको समझ में आए।